ठीक है क्लास, आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसकी पहली क्लास हो चुकी है और इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें देखा था कि कैसे जो सूक्ष्म जीव हैं वो मानव कल्याण के लिए हितकारी हैं। मानव कल्याण का कैसे उपयोग किया जा रहा है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे किया जा रहा है मानव कल्याण को आगे ले जाने के लिए। मानवता जो है वो आज इस चरम पे पहुंच गई है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उस बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा। और उस माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंडेंसी के बाद हमने कुछ चीज़ें हैं जो सीखी हैं। पिछली क्लासेस में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लिया था कि कैसे जो माइक्रोब्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया आते हैं, फंगाई आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, वायरसेस आते हैं। ये कुछ मेन टाइप्स हैं जो दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिगर 8.1 में बैक्टीरिया के बारे में दिखाया है और बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स दिखाए हैं। टाइप्स का मतलब होता है वैरायटी, प्रकार। कितने प्रकार के बैक्टीरिया, तो अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो बैक्टीरिया का जो है आकार के आधार पर बैक्टीरिया को 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला होता है हमारा रॉड शेप बैक्टीरिया, ये देख सकते हैं हम, रॉड जैसा स्ट्रक्चर है इसका। दूसरा हमारे पास होता है फ्लैजलेटेड, यहाँ पे देखिए फ्लैजलेटेड भी है, ये रॉड शेप भी है और फ्लैजलेटेड भी है। ये सेकंड वाला ये रहा हमारा, यहाँ पे देखिए ए आपको रॉड, ए वाला आपको दिया है क्या कहते हैं रॉड, दूसरा दिया हुआ है स्फेरिकल और तीसरा दिया हुआ है आपका स्पाइरल शेप का, या इसे हम कह सकते हैं फ्लैजलेटेड है। ये तो 3 टाइप्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात करें कि इनका आकार कैसा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ये अपने आकार के आधार पर कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो ये अपने आकार के आधार पर 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं रॉड शेप, या कॉमन वर्ड में इसे बैचलस के नाम से जाना जाता है या बैचली के नाम से जाना जाता है। जैसे लैक्टोबैचिलस, तो लैक्टोबैचिलस एक एंजाइम है। लैक्टोबैचिलस हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका उपयोग हम मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं। अब वो जो लैक्टोबैचिलस है वो कैसा है, तो बैचिलस का मतलब वो कैसा है, रॉड शेप का है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें दूसरा वैरायटी है हमारा स्फेरिकल शेप का। स्फेरिकल शेप के लिए टर्म यूज किया जाता है कॉकस, स्ट्रेप्टोकाकस, निमोनिकाकस। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, यानी कि गोल होता है। ये रहा, ये जो बी वाला दिया गया है ये गोल आकार का दिया गया है, स्फेयर शेप का, जैसे बॉल जैसा आकार का होगा। पहला वाला बैचलस रॉड शेप का, रॉड जैसा आकार होगा, ये दिया गया रॉड शेप का ये बैक्टीरिया है, रॉड जैसा आकार दिया हुआ है। तीसरा स्पाइरल या स्पाइरेला। अगला हमारे पास स्पाइरल शेप का है, और स्पाइरल शेप का जो बैक्टीरिया है उसे हम ज्यादातर स्पाइरेई या स्पाइरेला कहते हैं। अब स्पाइरेला या स्पाइरेली कैसा होगा, तो ये आपके स्प्रिंग जैसा होगा। स्पाइरल का मतलब होता है स्प्रिंग, जो आपस में क्वाइल्ड। कुछ अगर इस तरीके की आकृति हमें देखने को मिलती है बैक्टीरिया के अंदर, तो हम कहेंगे कि वो किस टाइप का है, वो स्पाइरल टाइप का है। ठीक है। इसी के साथ अगर हम इंडिकेट करते हैं स्पेयर शेप को, तो स्पेयर हमारा 3D में बॉल जैसा, और अगर हम बात करते हैं नॉर्मली तो कैसा, सर्कुलर फॉर्मेट। अगला हम बात करते हैं रॉड शेप की। अगर हम रॉड शेप की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके के रॉड जैसा दिखाई देता है। ये तो बैक्टीरिया के टाइप्स हो गए। अब इसमें बैक्टीरिया के और भी टाइप्स हैं। और भी टाइप्स क्या है, जैसे कुछ फ्लैजलेटेड होते हैं, कुछ नॉन फ्लैजलेटेड होते हैं। तो इस तरीके से एक वैरायटी तो बैक्टीरिया की हो गई।
ठीक है, एक वैरायटी हमारे पास बैक्टीरिया की हो गई। अगली वैरायटी अगर हम डिस्कस करें तो जो अगली वैरायटी है वो फंगी, फंजाई जैसा है। ठीक है, अगला वैरायटी हमारे पास फंगाई है। फंगाई के बाद, अच्छा फंगाई कैसा होता है, फंगस की बात कर रहा है। फंगस को मोस्टली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, माउल्ड से। ठीक है, यहां पे एक टर्म आता है, यहां पे एक टर्म आता है, उसे हम कहते हैं माउल्ड। जैसे ब्रेड के ऊपर देखा होगा कुछ फंगस जैसा लग जाता है, तो ब्रेड के ऊपर जो फंगस जैसा लग जाता है वो क्या है, वो माउल्ड है, उसी को हम फंगस कहते हैं। तो माउल्ड्स आते हैं, अब इसमें ब्लैक माउल्ड होता है, ब्राउन माउल्ड होता है, ग्रीन माउल्ड होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो जो फंगस है वो फंगस का कलर क्या है, उसके कलर के बेसिस पे। जैसे ये शेप के बेसिस पे था, ऐसे ये कलर के बेसिस पे है, ब्लैक माउल्ड, ग्रीन माउल्ड, ब्राउन माउल्ड, इस तरीके से अलग अलग माउल्ड। माउल्ड का मतलब होता है फफूंदी लग जाना या किसी चीज का खराब हो जाना, उसके ऊपर किसी तरीके का जमा। फंगी के बाद हमारे पास अगला बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरसेस, ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका यूज किया जा रहा है किस लिए, मानव कल्याण के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, यहां पर काफी कुछ चीजें पहले डिस्कस की जा चुकी हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हमने देखा था कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में LAB, जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, जिसे नाम दिया जाता है लैक्टोबैचिलस। ये लैक्टोबैचिलस रॉड शेप का बैक्टीरिया है, और ये क्या करता है, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि मिल्क के अंदर लैक्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और उस लैक्टोन प्रोटीन का जब इस बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन होता है तो लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, और उसी लैक्टिक एसिड का एक प्रोडक्ट है जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है, मिल्क से कर्ड बन जाता है। ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कुछ चीजें दी जाती है, जैसे सबसे पहला हमारा कर्ड का बनना, कर्ड से मिल्क से कर्ड का बनना, ये दिया गया है यहाँ पे कि कन्वर्टिंग मिल्क टू द कर्ड, यानी दूध से दही का बनना एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर रहे हैं। अगला, कुछ ऐसे डिशेस जो कि चावल से या उसके बने हुए आटे से बनाया जाता है, जैसे कि डोसा, इडली, इन्हें हम बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बनाते हैं। और फर्मेंटेशन ही वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा अल्कोहल रिलीज किया जाता है, यानी कि पेय पदार्थ, शराब का उत्पादन होता है। ठीक है, इसी उत्पादन के साथ ये ह्यूमन वेलफेयर जो है वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। अगला आता है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल के बारे में भी पहले डिस्कस किया जा चुका है कि इंडस्ट्रियल में हमने देखा था कि कैसे इंडस्ट्री में अगर किसी चीज का उत्पादन एक बड़े पैमाने पर किया जाए तो उसे हम इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक कहते हैं। अब ये जो औद्योगिक प्रकार का उत्पादन है, ये कुछ ऐसे पदार्थों के लिए किया जाएगा जिन पदार्थों का उत्पादन एक बड़े पैमाने पर किया जाए। ये देखिए, ये यहाँ पे फर्मेंटर दिया गया है। ये कुछ ऐसे कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर का मतलब एक बॉटल है हमारा 1 लीटर का, वो भी कंटेनर है। हमारे पास एक बाल्टी है 10 लीटर की, वो भी कंटेनर है। हमारे पास एक बड़ा कंटेनर है 100 लीटर का, वो भी कंटेनर है। हमारे पास 1000 लीटर का है, वो भी कंटेनर है। अब कंटेनर का मतलब हो गया कि एक ऐसा डिब्बा जिसको ढक्कन के आधार पे कुछ चीजों को रखा जा सके उसमें। लेकिन यहां पे क्या, यहां पे ढक्कन या यहां पे डिब्बा नहीं दिया गया, या यहां पे क्या कहते हैं आपको,
फर्मेंटर दिया गया। फर्मेंटर का मतलब क्या? फर्मेंटर का मतलब यह है कि यहां पे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, फर्मेंटर का मतलब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया क्या है? एक कंटेनर है जिसमें हजारों लीटर में हम पेय पदार्थ को इकट्ठा कर सकते हैं, या जिसका वॉल्यूम, जिसका आयतन जो है वो हजारों लीटर का है। इस हजारों लीटर में हम क्या करेंगे? फर्मेंटर है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करेंगे। और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से होता क्या है? फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से हम किसी पदार्थ का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का उत्पादन करना होगा। अगर हमें एक बड़े पैमाने पे दही को जमाना हो तो उस दही के जमाव के लिए और सही और उचित जमाव के लिए हमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा भी बढ़ानी पड़ी। उस बढ़ी हुई सूक्ष्म जीवों की मात्रा की सहायता से हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। और पहले हम सूक्ष्म जीवों को बढ़ा लेंगे। जब सूक्ष्म जीव बढ़ जाएंगे तो मात्रा के साथ में फर्मेंटर में डाल देंगे। वो जो पूरा दूध है वो पूरा का पूरा दही में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अगर यही दही एक लार्ज प्रोडक्शन पे, एक बड़े पैमाने पे किया जा रहा है तो वो क्या है? इंडस्ट्रियल है, औद्योगिक है। और अगर उसी को छोटे पैमाने पे घरों में किया जा रहा है तो वो डोमेस्टिक है। इसी तरीके से माइक्रोब्स में ठीक है, आगे हम यहां से चीजें स्टार्ट करते हैं। यहां तक की चीजें पहले हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। ऐसे कौन से जीव होंगे जिनका उपयोग हम औद्योगिक विभाग में करेंगे, यानी कि किसी भी चीज का उत्पादन एक बड़े पैमाने पर करेंगे? तो इस माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री में अगर हम उद्योग में बात करें तो उद्योग में जो सबसे पहला पदार्थ है जिसे उत्पन्न किया जाता है वो है पेय पदार्थ, या उसे हम कहते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस। कुछ ऐसे किण्वित पदार्थ जिनको बनाने के लिए हीट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उस पदार्थ को गर्म करना पड़ता है। उसके साथ में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाकर करते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाकर करते हैं तो ऐसे बने हुए जो पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? फर्मेंटेड बेवरेज होते हैं। अब यहां पे देता है कि फर्मेंटेड बेवरेज की बात अगर आप करते हैं तो फर्मेंटेड बेवरेज में आपको कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, रम है। अब हम देख सकते हैं कि चाहे हम वाइन की बात करें, बियर की बात करें, बिस्की की बात करें, ब्रांडी की बात करें या रम की बात करें, ये सभी के सभी कैसे पदार्थ हैं? फर्मेंटेड बेवरेज हैं, यानी कि पेय पदार्थ है, लेकिन किण्वित में। इनका उपयोग सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया गया हुआ। इन्हें बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया गया। कौन से सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया गया? यहाँ पे दिया गया सैक्रोमाइसेस सेल्वाइसेस, यानी कि हम ब्रेड मेकिंग में जिसका उपयोग कर रहे हैं, जिस सूक्ष्म जीव का उपयोग ब्रेड को बनाने के लिए किया जा रहा था, उसी सूक्ष्म जीव का उपयोग क्या किया जा रहा है? अल्कोहल बनाने के लिए, यानी फर्मेंटेड बेवरेज बनाने के लिए किया जा रहा है। तो फर्मेंटेड बेवरेज बनाने के लिए जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जा रहा है वो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट। इसी को हम सेक्रोमाइसिस कहते हैं। सेक्रोमाइसिस एक पूरी की पूरी क्लास है, उसी पूरी की पूरी क्लास में से सेक्रोमाइसिस जो सर्वाइसिस है, सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, ये क्या करता है? ईस्ट है, और इसी की सहायता से हम क्या करते हैं? फर्मेंटेड बेवरेज को बनाते हैं। बनाने की प्रक्रिया क्या होती है?
बनाने की प्रक्रिया होती है, हमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करनी होगी। जब हम सूक्ष्म जीवों को छोड़ेंगे तो वो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, अपने आप को बढ़ाएंगे, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए वो अपने आप का उत्पादन करेंगे, और जब वो अपने आप का उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन के फलस्वरूप एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, एक ऐसा पदार्थ मिलता है जिस पदार्थ को अल्कोहल कहा जाता है। फर्मेंटेशन का बाई प्रोडक्ट है अल्कोहल। हम अल्कोहल नहीं बनाना चाह रहे थे, हम तो केवल सूक्ष्म जीवों का वृद्धि कर रहे थे ताकि हम नए उत्पादन कर सके। उसी सूक्ष्म जीवों के उत्पादन में हमें क्या मिल गया, अल्कोहल नाम का पदार्थ मिल गया। उसी अल्कोहल नाम के पदार्थ का उपयोग हमने क्या किया, बेवरेज इंडस्ट्री में किया, पेय पदार्थ में किया, और पेय पदार्थ में हमने फर्मेंटेड ड्रिंक्स बना दिए, फर्मेंटेड पेय पदार्थ बना दिए, और जो किण्वित पेय पदार्थ बने उसमें वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम आता है। यहां पे देखिए दिया गया है, कहता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल, आपने किस तरीके का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है इसके आधार पे। रॉ मटेरियल का मतलब यह है कि आपने उसका प्रक्रिया डिस्टिलेशन से किया है या नहीं किया। अगर आपने उसमें डिस्टिलेशन की प्रक्रिया नहीं की है तो जो पदार्थ बनेगा उसे हम वाइन और बियर कहते हैं, और यही कारण होता है कि वाइन और बियर में अल्कोहल की मात्रा कम होती है। वहां पे अल्कोहल की मात्रा कम होने का क्या कारण है, क्योंकि वहां पे डिस्टिलेशन नहीं किया गया। और अगर हम बात करें विस्की की, ब्रांडी की, रम की, इनमें अल्कोहल की मात्रा बियर और वाइन से ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने वहां पे डिस्टिलेशन का उपयोग किया। जहां पे हमने डिस्टिलेशन का उपयोग नहीं किया, डिस्टिलेशन का मतलब क्या, डिस्टिलेशन का मतलब होता है व्हाइट वाश। अगर वो सॉलिड प्रोडक्ट होता तो व्हाइट वाश कर लेते, वो लिक्विड प्रोडक्ट है तो उसके साथ मिल जाएगा ना, और अगर मिल जाएगा तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, प्रोडक्ट जब बदलेगा तो अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाएगी। ये पहला औद्योगिक विभाग है जिसका उपयोग हम करते हैं, और साथ में उद्योग में जो सबसे पहला पदार्थ बनाया जाता है वो फर्मेंटेड बेवरेज बनाया जा रहा है। दूसरा हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो मैंने आपको एंटीबायोटिक्स वाली क्लास पिछले क्लासेस में हम समझाई है, जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे, कि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक्स का मतलब होता है किसी जीव के अपेक्षा। अगर किसी जीव की अपेक्षा में हम क्या कर रहे हैं, किसी पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, तो वो एंटीबायोटिक है। अब इस एंटीबायोटिक को बनाया कैसे जा रहा है, तो एंटीबायोटिक को बनाने के लिए हमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना पड़ता है। अब होता क्या है, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और वो स्ट्रेप्टोकाकस नाम के बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक कल्चर मीडिया में यानी एक प्लेट के ऊपर उन्होंने स्ट्रेप्टोकाकस को ग्रो कराया। स्ट्रेप्टोकाकस ग्रो हुआ, उनका जो परीक्षण है, जो एक्सपेरिमेंट है वो चल रहा था। अब उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ क्या, एक छोटा सा हादसा हुआ, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, और उस इंसिडेंट में पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक ब्रेड माउल्ड है, और ये माउल्ड जाकर उस प्लेट के ऊपर गिर गया। इस माउल्ड की कुछ बूंदें उस प्लेट के ऊपर गिर गईं। उस समय वो नजरअंदाज हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद ये देखा गया कि जो प्लेट थी उस प्लेट के ऊपर एक फिल्म जनरेट हो गई थी, यानी कि उस प्लेट के ऊपर एक परत आ गई थी, और जिस परत के कारण जो वृद्धि थी किसकी, स्ट्रेप्टोकाकस की, वो रुक गई। और उसी स्ट्रेप्टोकाकस की रुकी हुई वृद्धि के कारण आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि जो नष्टता थी वो हो गई। नष्टता किसकी हो गई, स्ट्रेप्टोकाकस की, और स्ट्रेप्टोकाकस पूरी तरीके से नष्ट हो गया। बाद में ये पता लगाया गया, अलेक्जेंडर ने कहा कि भाई पेनिसिलियम नोटेटम का कुछ ऐसा पदार्थ है जिस पदार्थ के कारण वो जो स्ट्रेप्टोकाकस था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया, और उस पदार्थ को नाम दिया गया पेनिसिलिन, क्योंकि वो पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला गया था। एंड पेनिसिलिन वाज द डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन वो पहला एंटीबायोटिक है जिसे डिस्कवर्ड किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है, 1945। उसके बाद 1945 में इस डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इसका उपयोग वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज्यादा किया गया था,
वर्ल्ड वॉर 2 में इसका उपयोग किया गया। पेनिसिलिन के बाद बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई गई माइक्रोस्कोप की सहायता से और हम फिर आगे बढ़ते रहे। एंटीबायोटिक आज के टाइम पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे देखिए कहता है एंटीबायोटिक हैव अ ग्रेटली इंप्रूव्ड ऑफ आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज द प्लग, वुपिंग कफ, डिप्थेरिया, लेप्रोक्सी। कहता है कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो घातक थी, जिनसे जीवन जो था वो संकट में था, और उस संकट में बचाने के लिए क्या किया गया, एंटीबायोटिक का उपयोग किया गया। प्लग नाम की बीमारी, काली खांसी जैसी बीमारी, गला घोटू, कुष्ठ रोग, ऐसी कुछ बीमारियां थी जिनका बनाना संभव नहीं था, जिनको हम कहते थे कि क्या कहते हैं ये लोग, भाई ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी एंटीबायोटिक आज भी प्रयास में चल रही है। आज भी हम नई नई एंटीबायोटिक बनाते हैं, कैंसर के लिए भी बनाई जा रही है। तो हम ऐसी बीमारियों को नष्ट होने से रोकना चाहते हैं, इसलिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं। अगला आता है केमिकल्स। अगर हम बात करें केमिकल्स की, तो हमने कुछ केमिकल्स बनाए हैं। यहां पे तीसरा जो होगा वो होगा, कुछ केमिकल्स को बनाया गया। केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल बनाया जाएगा, उसी इंडस्ट्री में एंजाइम बनाया जाता है। एंजाइम्स आर द एक्टिव केमिकल्स और द एक्टिव मॉलिक्यूल्स। उसी कंपनी में कुछ और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल यह है कि जहां पे जीवन होगा वहां पे वह जीवित हो जाएगा, और जहां पे नहीं जीवन होगा वहां पे वो जीवित नहीं रहेगा, और इसीलिए इसे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का अर्थ यह है कि वो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद अपना प्रभाव दिखाता है। एंटीबायोटिक भी यही काम कर रहा है, लेकिन एंटीबायोटिक पहले से बनाया गया, वो उसी रूप में काम करता है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल खुद काम नहीं करता है, किसी और को जाकर जगाता है, और जिसको वो जगाएगा वो काम करने लगेगा। तो हमने केमिकल्स बनाए, एंजाइम्स बनाए, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाए। केमिकल्स में कौन कौन से केमिकल्स बनाए भाई? तो केमिकल्स में हमने क्या किया है, सिट्रिक एसिड बनाया है एस्परजिलस नीगर की सहायता से। हमने एसिटिक एसिड बनाया है एसिटोबैक्टीरियल एसिटी की सहायता से। हमने ब्यूटायरिक एसिड बनाया है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम की सहायता से। हमने लैक्टिक एसिड बनाया है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का नाम तो बिल्कुल याद हो गया, दही में बनाने के लिए भी उपयोग कर रहे थे, ब्रेड के लिए भी लैक्टिक एसिड का उपयोग कर रहे हैं, अल्कोहल बनाने के लिए भी लैक्टिक एसिड का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि लैक्टोबैसिलस जो हो रहा है वो काफी फैमिलियर बैक्टीरिया हो गया। फैमिलियर का मतलब हमारा पारिवारिक हो गया, जान पहचान वाला हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, उपयोग किया, और कुछ केमिकल्स का उपयोग किया। केमिकल्स कौन कौन से आए यहां पे? तो हमारे पास यहां पे कुछ केमिकल्स आएंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, चलो हमने यहां पे सिट्रिक एसिड बनाया। सिट्रिक एसिड के बाद एसिडिक एसिड, एसिडिक अम्ल बनाया है। ठीक है, एसिटिक एसिड के बाद हमने यहां पे ब्यूटायरिक एसिड बनाया है। ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक अम्ल बनाया है, और इसी के साथ हमने यहां पे लैक्टिक एसिड बनाया। ये कुछ ऐसी सूक्ष्म जीव हैं जिनका उपयोग करके हमने क्या किया। अब सिट्रिक एसिड कहां से निकाला गया? सिट्रिक एसिड निकाला गया एस्टोबैक्टर से। सही, सिट्रिक एसिड कहां से निकाला गया? सिट्रिक एसिड निकाला गया एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक फंगस है। हमने एस्टिक एसिड निकाला, एस्टिक एसिड एसिटोबैक्टर से निकाला गया है। ब्यूटायरिक एसिड हमने क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से निकाला है, और लैक्टोबैसिलस हमने लैक्टिक एसिड से निकाला है। यानी कि हम देख सकते हैं कि इन एसिड्स को निकालने के लिए हमने सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया है,
और यही तो हम कह रहे हैं कि अगर हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग एक बड़े पैमाने पे करते हैं तो उसे हम औद्योगिक कहते हैं। उसी औद्योगिक में हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स बना रहे हैं। केमिकल्स के बाद हमने कुछ एंजाइम्स बनाई है। एंजाइम्स जैसे यहाँ पे देखिए लाइपेज बनाया है, लाइपेज नाम की एंजाइम बनाई गई, स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम की एंजाइम बनाई गई, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकाइनेस के बाद हमारे पास यहाँ पे ये देखिए क्लस्टर बस्टर है, इसका उपयोग किया गया। तो कुछ ऐसी क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सहायता से हम दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि एंजाइम बना रहे हैं, ठीक। और उसी एंजाइम की सहायता से हम क्या करेंगे, आगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। यहां पे देख लीजिए साइक्लोस्पोरिन नाम का बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है। ये इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब है कि जब कभी आपका इम्यून सिस्टम भाई प्रतिरोधक तंत्र जो है उसका कार्य यही है कि वो क्या किया जाए, उसका कार्य यह है कि वो आपके शरीर का बचाव करता है। अब बचाव तो हर बाहरी चीज से किया जाएगा। अब मान लीजिए कि एक ऐसा पेशेंट है जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये होता है कि उसका कोई अंग खराब हो गया है और उस अंग को हमें सही करना है, बदलना है। उस अंग को अगर हम बदलेंगे और किसी और अंग को किसी शरीर में डाला जाएगा तो हम देखेंगे कि भाई तो हमारा प्रतिरोधक तंत्र जो है वो उसके अपेक्षा एंटीबॉडी बना लेगा और उस ऑर्गन को नष्ट कर देगा। अब ऐसा ना हो इसलिए हमने साइक्लोस्पोरिन ए नाम की दवा बना ली। जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, जब हम अंग को बदलने का कार्य करेंगे, उस दौरान हम इस दवा को उस मनुष्य को दे देंगे। जब हमने उस पेशेंट को यह दवा दी तो उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया, कम काम करने लगा। और जब तक वो धीरे धीरे कम काम करेगा तब तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार ऑर्गन आपके शरीर के अंदर चला गया, कुछ इम्यूनोसप्रेसिव का हमने इस्तेमाल किया और आपका ऑर्गन आपके शरीर में फिक्स हो गया। अब इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से ये इम्यूनोसप्रेटिव के तरीके से यूज किया जाता है। कुछ स्टेटिन्स है, ईस्ट है, ईस्ट का मैनाकस है, वो भी क्या करता है, वो भी कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करता है शरीर के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या किया जाता है, ईस्ट मोलस्कस का यूज किया जाता है जिसे स्टैटिन्स कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी एंजाइम ही कराती हैं। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है, रोक रहा है, खुद कार्य कर रहा है, खुद नहीं कर रहा है, इम्यून सिस्टम से काम करवा रहा है। स्टैटिन खुद काम कर रहा है, खुद नहीं काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल कम करवा रहा है। ब्लड का कोलेस्ट्रॉल किससे को करवा, ईस्ट से कम करवा रहा है। यहां पे एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। तो ये कुछ ऐसे एंजाइम्स बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो खुद कार्य ना कर किसी और कार्य को करने के लिए कहते हैं। और हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि लाइपेस, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, इथेनॉल बनाने के लिए। लाइपेस का यूज किया गया है डिटर्जेंट को बनाने के लिए ताकि कपड़े की साफ सफाई बेहतर हो सके। ऑयल स्टेन को जो दाग धब्बे लगे हुए हैं उसको हटाने के लिए, ठीक है। बोतल जूस को क्लियरिफाई करने के लिए पेक्टिनेज बनाया गया है। स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्लस्टर को ब्लस्ट करने के लिए। मतलब जब कभी खून का थक्का जम जाता है तो उस खून के थक्के को तोड़ने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम दिया जाता है। तो ये आपका